हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुरलीन कौर। आई होप आप सब अच्छे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको आप रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो। इस लेक्चर को इन डिटेल शुरू करने से पहले हम ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंस को जानेंगे। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप फ्रेश एयर को इनहेल करते हो एंड फाउल एयर को बॉडी में से बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज करते हो, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें आप फूड और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हो और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। वो जो एनर्जी है वो आपकी बॉडी के वेरियस फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होती है। अब देखते हैं कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। जो ब्रीदिंग है उसमें आपकी बॉडी के कुछ लिमिटेड पार्ट्स ही पार्ट प्ले करते हैं, जबकि रेस्पिरेशन में आपकी बॉडी के हर एक सेल की इन्वॉल्वमेंट रहती है, क्योंकि हर एक सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए आपकी बॉडी में हर एक सेल जो है वो रेस्पिरेशन करता है, और इसीलिए इस प्रोसेस को हम सेल्यूलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से पार्ट्स हैं और वो कैसे फंक्शन प्ले करते हैं। स्क्रीन पर आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें आपको काफ़ी सारे ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बिगिनिंग है वो नोज़ से होती है। नोज़ के अंदर दो नॉस्ट्रल्स होती हैं जिसमें हेयर्स की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, और उन्हीं हेयर्स की हेल्प से एयर को फिल्टर किया जाता है। वो हेयर्स हैं वो नेट की तरह एक्ट करते हुए एयर में से डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पर ट्रैप कर लेते हैं और एयर को फिल्टर करके उसको आगे मूव कर देते हैं। फिर नॉस्ट्रल से एयर आगे नेज़ल कैविटी में मूव करती है, जो आपको स्क्रीन पर नोज़ के बिल्कुल पीछे दिखाई दे रही है। जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी नेज़ल कैविटी में म्यूकस भी प्रेजेंट होती है। जो इंसेक्ट्स या आपने कोई डस्ट पार्टिकल्स या आपने कोई वायरसेस अगर एयर के साथ इनहेल कर लिए हैं, उनको म्यूकस में ट्रैप कर लिया जाएगा और सीलियरी मूवमेंट्स की हेल्प से उस म्यूकस को आगे स्टमक में भेज दिया जाएगा, जिधर उसमें से बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जर्म्स को किल कर दिया जाएगा। नेज़ल कैविटी में ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो ब्लड वेसल्स रेडिएटर्स की तरह एक्ट करती हैं और एयर को वार्म बनाती हैं। यूजुअली ऐसा कोल्ड डेज में होता है। नेज़ल कैविटी जो है वो वाटर वेपर्स की भी सिक्रीशन देती है। अब वो क्यों देती है? जब कभी आपने ड्राइएस्ट एयर को इनहेल करना है तब वहाँ पर उस ड्राइएस्ट एयर को इनहेल करने में आपको डिफ़िकल्टी ना हो, तब वहाँ पर जो नेज़ल कैविटी है वो ड्राई एयर में वाटर वेपर्स को ऐड करके उसको मॉइस्ट बना देगी, सो दैट आप इजीली उस एयर को इनहेल कर पाओ। अब इन सारी प्रोसेसेस के बाद जब एयर फिल्टर होने के बाद आगे मूव करेगी, तब वो एक स्ट्रक्चर में मूव करेगी जिसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है और वो एक एरिया है जो कि आपके माउथ एंड विंड पाइप के, जिसको ट्रेकिया भी बोला जाता है, उसके बीच का एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको फेरिंग्स को देखना है तो आप अपने माउथ को वाइड ओपन करके देख सकते हो, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। जो पीछे की तरफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या है? फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में से आगे एयर जो है वो लैरिंग्स में मूव करेगी, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, और जिसमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। जब उन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होंगी तब साउंड प्रोड्यूस होती है। अब इसी लैरिंग्स के ऊपर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या करता है? फूड की एंट्री को आपके विंड पाइप में एंटर होने से रोकता है। जब भी आप कभी बहुत क्विकली खाना खाते हो तब चांसेस होते हैं कि जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो आपकी विंड पाइप में एंटर हो जाएं। उसी चीज़ को रोकने के लिए विंड पाइप के ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर जो है एपिग्लॉटिस प्रेजेंट रहता है। अब एयर आगे मूव करती है विंड पाइप में, जिसको ट्रेकिया बोला जाता है। जो ट्रेकिया है इसके ऊपर आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं रिंग लाइक कार्टिलेजस स्ट्रक्चर्स की हेल्प से जो ट्रेकिया है वो ओपन रहता है, अदरवाइज जो ट्रेकिया है वो कोलैप्स हो सकता है। उसकी कोलैप्सिंग को रोकने के लिए ट्रेकिया के ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब यही ट्रेकिया जो है वो आगे डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में। इसकी ब्रांचिंग जो है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। अब यही ब्रोंकाई जो हैं वो लंग्स में एंटर कर रही हैं। लंग्स क्या हैं? एक सैक लाइक एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपकी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं।
अब इन्हीं लंग्स के अराउंड प्रोटेक्शन के लिए रिब केज भी प्रेजेंट होता है। वही रिब केज क्या करता है, लंग्स को इंटरकोजल मसल्स के थ्रू अपने साथ अटैच करता है। अब वही रिब केज लंग्स को मैकेनिकल शॉक या मैकेनिकल इंजरी के टाइम पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब जो ब्रोंकाई हैं वो आगे लंग्स में डिवाइड हो रही हैं, जिनको हम सेकेंडरी ब्रोंकस फिर टर्शरी ब्रोंकस में डिवाइड होता हुआ देख रहे हैं। इन्हीं ब्रोंकस के टर्मिनल रीजन्स पर आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं। आपके लंग्स में 600 मिलियन एल्वेलाई प्रेजेंट होती हैं। अगर आप इतनी ज़्यादा एल्वेलाई के स्ट्रक्चर्स को ओपन कर दोगे तो इनका जो एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है, जो कि फर्दर एक टेनिस कोर्ट के इक्विवेलेंट है। एरिया, अब आखिर इतना एरिया आपको क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि आपकी बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो वो ऑक्सीजन, इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन तभी ट्रैप होगी जब आपके पास इतना ज़्यादा एरिया होगा। अब जो ऑक्सीजन आपने ट्रैप करी उसको बॉडी में कैसे पहुंचाया जाता है? एल्वेलाई में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एल्वेलाई के अराउंड आप ब्लड कैपिलरीज देख पा रहे हो। यही ब्लड कैपिलरीज एल्वेलाई को एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल होंगी। अब वो कैसे होता है? अब यही ब्लड कैपिलरीज जो हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब एल्वेलाई तक लेकर के आएंगी, तब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेलाई में डिफ्यूज हो जाएगी एंड इन एक्सचेंज एल्वेलाई में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाएगी और इस तरीके से ब्लड जो है वो हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। सो दिस वाज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई। अब हम लंग्स के नीचे एक और स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसको बोला जाता है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम क्या है? डायाफ्राम एक स्केलेटल मसल्स की शीट है जो कि लंग्स को एब्डोमिनल रीजन में डिसेंड होने से रोकता है। अब जो डायाफ्राम है इसका रोल हम ब्रीदिंग में भी देखते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। क्या आपने नोटिस किया कि जब आपने ब्रीद इन किया तब आपकी चेस्ट थी जो वो थोड़ा आगे की तरफ मूव करी, और जब आपने सांस छोड़ी तब चेस्ट कैविटी पीछे की तरफ मूव करी? ऐसा क्यों होता है? ऐसा डायाफ्राम की वजह से होता है। जैसे ही आप ब्रीद इन करते हो तो आपकी चेस्ट कैविटी जो है वो एक्सपैंड कर जाती है और लंग्स में स्पेस बढ़ जाता है और एयर उसमें रश कर जाती है। सो दिस वाज इनहेलेशन। जैसे ही आपने एक्सहेलेशन करी, मतलब आपने एयर को एनवायरनमेंट में रिलीज किया, तब डायाफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा डोम शेप में चेंज हो जाता है और जो लंग्स हैं वो श्रिंक कर जाते हैं और उनमें से एयर जो है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। अगर आपको स्टिल इस बात में कंफ्यूजन है तो आप इस बात को अच्छे से समझने के लिए डायाफ्राम को कंसिडर करिए एज एन अम्ब्रेला। जैसे ही आप अम्ब्रेला को ऐसे ऊपर की तरफ करते हो तो अम्ब्रेला जो है वो ऐसे फैल जाएगा और क्या होगा, वो थोड़ा फ्लैट हमें फील होगा। अब उसी फ्लैट नेचर की वजह से जो लंग्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जब लंग्स मूव करेंगे तो चेस्ट कैविटी भी डेफिनेटली आगे की तरफ मूव करेगी और जब वहाँ पर स्पेस बढ़ जाएगी लंग्स में, एयर रश कर जाएगी और इसको बोलते हैं हम इनहेलेशन। और अब उसी अम्ब्रेला को जब आप नीचे की तरफ फिर से बंद करते हो तब क्या होगा, चेस्ट कैविटी पीछे की तरफ मूव कर जाएगी और वहाँ पर लंग्स के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। जो एल्वेलाई ने कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड कैपिलरी से रिसीव कर ली है वो क्या होगी, अब लंग्स में से बाहर रिलीज हो जाएगी। सो दिस वाज द एक्सहेलेशन। सो अब हम समझ पा रहे हैं कि ब्रीदिंग कैसे होती है। आई होप अब आपको ब्रीदिंग की प्रोसेस तो क्लियर है। जितना हमने पढ़ा उस टॉपिक की एक क्विक रिविजन लेते हैं। नोज के थ्रू आपने एयर इनहेल करी, नॉस्ट्रल एंड नेजल कैविटी के थ्रू उसी एयर की फिल्ट्रेशन हुई, फिर वो एयर आपके ट्रेकिया में गई, फिर वो लंग्स में एंटर करी, फिर वहाँ पर एल्वेलाई के अंदर क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। इस तरीके से आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस जो थी वो कंप्लीट हुई। अब जो ऑक्सीजन आपके सेल्स तक गई उसका क्या होगा? हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रेस्पिरेशन है वो फूड की ऑक्सीडेशन है, मतलब उसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है।
अब रेस्पिरेशन भी आगे दो तरह की है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड और ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें फूड की या ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे कि जो फूड आपने खाया उसकी ब्रेकडाउन कौन से पाथवेज की हेल्प से हो सकती है। फूड की ब्रेकडाउन तीन तरीके से हो सकती है, वो कौन से हैं? एक तो जब ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई है, मतलब तब वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एक तब हो सकती है जब ऑक्सीजन की इनफ सप्लाई नहीं है, एक तब जब ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए इन केसेस को इन डिटेल पढ़ते हैं। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तब हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो है हम ह्यूमंस परफॉर्म करते हैं। हमने बोला था कि रेस्पिरेशन बॉडी के हर एक सेल में होती है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है, जिसका मतलब है कि ग्लूकोज की लाइसिस होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और ग्लूकोज को ब्रेक करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब वही पायरुवेट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एंटर कर जाएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो ग्लूकोज से जो पायरुवेट आया था अब उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में, और वो जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज हुई उसको बॉडी के वेरियस पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आगे हम बात करते हैं सेकेंड पाथवे की, जिसमें क्या होगा कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। ऐसा कब होता है? जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमें एक्सरसाइज के बाद अपने लिम्स में, मसल्स में पेन फील होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो साइटोप्लाज्म में हुई उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी बननी चाहिए थी उसकी जगह पर अब बॉडी के अंदर सेल्स में लैक्टिक एसिड बन गया है और साथ ही में एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है। वो लैक्टिक एसिड आपके मसल सेल्स में स्टोर हो जाता है और जिसकी वजह से आपके मसल्स में एंड आपके लिम्स में जो है वो पेन फील होता है। जो थर्ड पाथवे है उसमें क्या होता है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट के केस में होती है जो कि एक फंगस है। ईस्ट के सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होनी है तब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के बाद जो पायरुवेट फॉर्म होता है वो पायरुवेट जो है वो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा और वहाँ पर प्रोडक्शन होती है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी की, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। और इसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को इंडस्ट्रियल लेवल पर बेवरेजेस, बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब आपने कभी देखा होगा कि जो ब्रेड्स होते हैं उनमें होल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी ब्रेड्स बनाने के लिए डो प्रिपेयर किया जाता है उस डो में ईस्ट डाला जाता है और ईस्ट जो है वो फर्मेंटेशन करेगा और एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जब डो में से एस्केप करने की कोशिश करेगा तब वहाँ पर वो होल्स प्रोड्यूस कर देगा और होल्स जनरेट कर देगा, और इसी वजह से ब्रेड्स में क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी फर्मेंटेशन की प्रोसेस को बेवरेजेस बनाने के लिए कैसे यूटिलाइज किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूस हुआ है तो वही इथेनॉल बेवरेजेस में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से फर्मेंटेशन को इंडस्ट्रियल लेवल पर यूटिलाइज किया जाता है। आई होप अब आप सबको इस टॉपिक की क्लैरिटी है और आप सबको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंस का पता चल गया है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट्स हैं देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।